नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उनसे जुड़े विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं ताकि पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंच सके। जी, अगर पशुपालन की बात करें तो हमारे किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त साधन भी है और कई बार विपरीत स्थितियों में ये बहुत सहायक भी होते हैं। इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। आज का विषय है दुधारू पशुओं में किस तरीके से हमारे किसान पोषण सुरक्षा कर सकते हैं। जी हाँ, बेहतर पोषण बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु स्वस्थ रहें और उनकी उत्पादकता बढ़े। और हमारा दूसरा विषय है भेड़ बकरी पालन में कैसे बढ़ाए आय। तो अगर आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, उनके पोषण पर आप ध्यान देंगे तो उन दुधारू पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, गुणवत्ता बेहतर होगी दूध की और आपकी आय में वृद्धि होगी। अगर इससे जुड़े कोई प्रश्न है आपके तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे 2 टोल फ्री नंबर है 1800113060, दूसरा नंबर है 1800113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बस सोचना क्या है, दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए। और अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई आशंका है या फिर कोई आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, तो मंच आपके लिए अगले 1 घंटे तक यहाँ पर खुला हुआ है। बस अपना फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर घुमाएं। और हमारे 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आज के विषय पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमरीश त्यागी जी हैं, आप सहायक महानिदेशक हैं पशुपालन विभाग ICAR नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर त्यागी। और दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार, आप निदेशक हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुमार। तो बिल्कुल आज का जो विषय है, हमारे जो पशुपालक है, जो किसान है, जो कि पशुपालन को भी अपनाते हैं और आज के समय में हम देख रहे हैं कि पशुपालन अपने व्यावसायिक रूप में बिल्कुल आ चुका है। और हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि पशुपालन को ही अपना मुख्य जो कार्य है उसे बना चुके हैं। और किस तरीके से इसे और बेहतर किया जा सकता है जो आपके पशु हैं उनकी पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपसे त्यागी जी, डॉक्टर त्यागी, आपसे समझना चाहूँगी कि जिससे हम संतुलित आहार की या फिर पोषण सुरक्षा बात कर रहे हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है पशुओं में? क्योंकि अभी तक पहले यही एक सोच बनी हुई थी कि जो भी भूसा है या फिर जो भी खाने पीने से बच गया आपके घर के खान पान में से, वो पशुओं को डाल दिया जाता था। विशेष रूप से उनके पोषण के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था कि उनके पोषण में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो क्यों इसकी ज़रूरत महसूस होती है? अच्छा सवाल है अंजलि जी। असल में क्या होता है कि जो हमारे जो किसान भाई हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसी को ही हम खिलाएं, उसी को। परंतु एक जैसा आप बोले संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि हमें समान मात्रा में प्रोटीन और ऊर्जा, जो कि दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो आदमी हो, ह्यूमन बीइंग हो। तो उसके लिए प्रोटीन ऊर्जा की, अब जो गाय दूध 10 किलो दूध दे रही है, जो गाय दूध 2 किलो दूध दे रही है, दोनों के खान पीन में अंतर होता है, दोनों के उनकी मात्रा में भी अंतर होता है, दोनों के न्यूट्रिएंट क्या न्यूट्रिएंट उनको देनी चाहिए, दोनों में अंतर होता है। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि उनको सब चीज़ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर में अगर खाली भूसा है तो भूसे से काम चल जाएगा। तो अगर किसी गाय का कैपेसिटी दूध देने की 10 किलो की है और वो 2 किलो दूध दे रही है और हम उसको 2 किलो हिसाब से खिला रहे हैं, तो दूध बढ़ेगा नहीं। अगर क्या पता उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, और अगर उसको संतुलित आहार दें, उससे सब चीज़ दें, प्रोटीन सोर्स भी दें, एनर्जी सोर्स भी दें, विटामिन भी दें, मिनरल भी दें, तो उसकी मात्रा जो देने की कैपेसिटी है वो 10 किलो दूध देने की, वो 10 किलो दूध दे सकती है। जी जी बिल्कुल। तो जो मतलब जो क्षमता है पशु की, उस तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप उसका जो संतुलित आहार है उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि अक्सर हमारे पास कॉल्स ऐसे ही आते हैं कि हम क्या करें, हमारी गाय, हमारी भैंस अच्छा दूध नहीं दे रही है, मात्रा लगातार घट रही है, लेकिन दूध तो वो चाहते हैं लेकिन पोषण जो है उसको सुनिश्चित नहीं करते हैं। तो ये गलती आप ना करें। और जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए हर तरह के पोषण की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे पशु भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पशुओं को किसान का धन माना जाता है और अपनी पशुधन से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए उनकी उचित देखरेख जरूरी है। दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके पोषण की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। पोषण का प्रभाव शारीरिक विकास और प्रजनन पर भी पड़ता है।
पशुओं को बिनौला, खल और खनिज मिश्रण दे। सेंधा नमक खिलाए जिससे पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। पशु को शरीर के भार के अनुसार ही खिलाना चाहिए। अगर अच्छी किस्म का और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तो गाय को 1 किलोग्राम और भैंस को 1.5 किलोग्राम दाना दे। गर्भावधि के अंतिम 2 महीनों में पशु को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। पशु आहार देते समय पशुपालकों को कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। आहार संतुलित हो और एक निश्चित अंतराल पर पशु को खिलाना चाहिए, जिससे पशु को पाचन से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा गर्मियों में पशु को समय समय पर पानी जरूर देते रहे। साथ ही धूप अधिक होने पर पशुओं को छाया में बांधे। अगर पशुओं को कमरे या टीन शेड में बांध कर रखा जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो स्थान हवादार होना चाहिए। ज्यादा गर्मी पड़ने पर पशुओं को 2-3 बार स्नान कराएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ अपने पशुओं को सेहतमंद रख सकते हैं बल्कि अपने पशुधन से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो बिल्कुल इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हमारे पशुपालक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सुनने में बातें ज़रूर छोटी लगती हैं लेकिन इनका प्रभाव पशुओं पर बहुत गहरा पड़ता है, इसीलिए इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। हमारा आज का दूसरा विषय भेड़ बकरी पालन से कैसे बढ़ाए आए। जी हाँ, अगर हम भेड़ बकरी की बात करें तो हमारे बहुत सारे वो छोटे सीमांत किसान जिनके पास बहुत अधिक पूंजी नहीं होती है और ज़मीन भी उतनी अधिक नहीं होती, उनके लिए बकरी पालन, भेड़ पालन किसी वरदान से कम नहीं है। किस तरीके से आप इसे व्यावसायिक रूप दे सकते हैं, या फिर आप छोटे किसान हैं या फिर व्यावसायिक रूप इसे देना चाहते हैं तो कहाँ से इसकी शुरुआत करें, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर कुमार, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे छोटे सीमांत किसान हैं उन्हें हम अक्सर प्रोत्साहित करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि किस तरीके से जो बकरियाँ हैं उन्हें हम गरीब की गाय भी कहते हैं और कहते हैं कि जब बहुत विषम परिस्थितियाँ होती हैं तो ये आर्थिक एक मदद के तौर पर हमारे किसानों के सामने एक अच्छा विकल्प रहती है। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक अमीर और गरीब किसान की बात है तो प्रोस्पेरिटी के साथ गाय भैंस का संबंध है और गरीबी के साथ भेड़ बकरियों का संबंध है। भेड़ बकरियों को आपने कहा कम लागत में, कम पूंजी में, कम स्थान में पालने के लिए आप गरीबी किसान, जो गरीब किसान है या जिनके पास ज़मीन नहीं है, जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती या जहाँ पर खेती करने लायक ज़मीन नहीं है, ऐसी जगह में आप छोटे पशुओं को पालकर वर्ष भर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। छोटे पशुओं को यदि मेरी नज़र से देखें तो ये चलते फिरते बैंक हैं और मैं इनको चलता फिरता एटीएम बोलता हूँ। एटीएम से आपको पता लग गया होगा कि जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, इन छोटे पशुओं के माध्यम से आपको हर वक्त घर में आमदनी का जरिया रहता है। आवश्यकता पड़ने पर बड़े पशुओं को बेचना, उनको वापस खरीद कर अपना व्यवसाय करना आसान काम नहीं है। इनके मुकाबले आप छोटे पशुओं को आवश्यकता अनुसार बेचकर और पुनः जब भी आवश्यकता हो उसको खरीद कर अपनी आजीविका चला सकते हैं। इस प्रकार से छोटे पशु गरीब और सीमांत जो हमारे किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास साधन की कमी है, उन किसानों के लिए निश्चित ही ये बहुत अच्छी आय के साधन होते हैं और ऐसे पशु वर्ष भर उन किसानों की आय का जरिया होते हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और मैं तो इन पशुओं को, जो छोटे पशु हैं, 5 सितारा पशु बोलता हूँ, 5 स्टार एनिमल, क्योंकि भेड़ हो या बकरी हमारी सोसाइटी को 5 प्रमुख चीज़ों से आय अर्जित कराती है। 5 में उनको दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है, ऊन भी मिलती है, खाल भी मिलती है और बहुत ही उपयोगी इनका खाद मिलता है। तो इस तरह से 5 पशुओं को, 5 उत्पादन से पशुपालक की आय बढ़ती है और उनको आमदनी प्राप्त होती है। जी बिल्कुल, तो 5 स्टार एनिमल इन्हें कह सकते हैं, जैसे कि हमें डॉक्टर कुमार बता रहे हैं, और क्यों इन्हें 5 स्टार एनिमल कह रहे हैं इसके बारे में भी बताया। चलिए और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप अपनी कॉल्स ज़रूर तैयार रखें। जैसे ही हमारी रिपोर्ट ख़त्म होगी, जो कि हम आगे आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू होगा। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
हमारे देश में पुराने समय से ही खेती बाड़ी के साथ साथ अलग अलग तरह के पशु पाले जाते रहे हैं। इन पशुओं में भेड़ और बकरी अपना विशेष स्थान रखते हैं। कृषि के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में इन्हें पाला जा सकता है। देश के बंजर, दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में बकरी पालन विशेष रूप से किया जाता है। इसके अलावा भेड़ पालन भी किया जाता है। भेड़ और बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत लगाकर छोटी जगह में भी आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए किया जाता है। वहीं भेड़ को मुख्य रूप से ऊन के लिए पाला जाता है। बकरी पालन में ना तो किसी तरह के आहार की जरूरत होती है और ना ही किसी खास किस्म के बड़े आवास या विशेष जलवायु की जरूरत पड़ती है। बकरी की कई नस्लें हैं, जिनमें से एक है ब्लैक बंगाल। इस नस्ल की बकरियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और उत्तरी ओडिशा में पाई जाती है। बीटल, मेहसाना, झकराना और मालाबरी आदि भी बकरी की नस्लें हैं। वहीं भेड़ पालन करके भी किसान पशुपालक अपनी आय बढ़ा सकते हैं। भेड़ को आमतौर पर ऊन और मांस के लिए पाला जाता है। भेड़ पालन करते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भेड़ पालकों को नियमित रूप से अपनी भेड़ों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करते रहना चाहिए। साथ ही भेड़ों के खुरों को भी समय समय पर काटते रहना चाहिए। हर 2 सप्ताह पर भेड़ों के खुरों की जांच करते रहे। गर्मी और बरसात से पहले ही इनकी ऊन की कटाई कर लेनी चाहिए। सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 3 से 6 बजे के बीच भेड़ों को चराना अच्छा होता है। वहीं दोपहर को इन्हें आराम देना चाहिए। कुल मिलाकर भेड़ और बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में भी किया जा सकता है और अपनी आय में इजाफा किया जा सकता है। तो भी आपने भेड़ पालन और बकरी पालन के बारे में ये रिपोर्ट देखी। इस बीच हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अंकित जी हैं जिन्होंने झारखंड से हमें फोन लगाया है। अंकित जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। अंकित जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अंकित जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अंकित जी, चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कोई बात नहीं अंकित जी, अगर आप हमें टेलीविज़न से अभी सुन रहे हैं तो आप दोबारा से हमें कॉल लगाएं। ऐसे क्षेत्र में हो जहां पर नेटवर्क ठीक से आ रहा हो और जहां से आप ठीक से बात कर पाएँ, फिर से हमें कॉल लगाएं। ज़रूर आपके प्रश्न को हम शामिल करेंगे। बात कर रहे थे दुधारू पशुओं के बारे में। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि संतुलित आहार क्यों ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए। बिल्कुल साफ है कि अगर आप अच्छा आहार देंगे तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन विशेष तौर से हम आज दुधारू पशुओं की बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से खनिज लवण का इसमें रोल रहता है, ये पोषण में कैसे महत्वपूर्ण होते हैं और इसको किस तरीके से हमारे जो पशुपालक हैं हमारे पशुओं के आहार में शामिल करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, संतुलित आहार में हम खाली ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन, ऊर्जा या उनका फाइबर यही उनका मेंटेन करते हैं। हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ हमारे गांव में हमारे फार्मर्स के पास अवेलेबल होता है वही खिला देते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास हम उसको खनिज मिश्रण तो कभी दे ही नहीं पाते, जो कि किसी भी एनिमल में अगर हम खनिज मिश्रण नहीं देंगे ना तो उसकी दूध की मात्रा बढ़ेगी, ना ही सबसे ज़्यादा दूध की मात्रा से ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम मैक्सिमम होती है और 75% जो रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम होती है गाय और भैंस में, वो बिकॉज ऑफ खनिज मिश्रण हम नहीं देते हैं। बड़े एनिमल में अगर हम 50 ग्राम खनिज मिश्रण रोजाना दें या हम दाने में ही 1-2% मिला के दें तो उससे उनकी सारी बीमारियों की समस्या दूर हो जाएगी। खास तौर से रिप्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सी गायें हमने देखा जो गायें 365 दिन दूध देनी चाहिए वो खाली 150 दिन में ही दे पाती हैं, कोई दिन 200 दिन दे पाती हैं। अगर हम उनको ठीक से खनिज मिश्रण देंगे तो हम उनका दूध 300 दिन तक ले सकते हैं और वो दूध जल्दी नहीं सूखेंगे। तो इकोनॉमिकल में भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आजकल हम जब दूध का काम कर रहे हैं हमको एज ए व्यापार करना चाहिए, ना कि ये कि घर में 1 किलो दूध दे दिया, 2 किलो दूध दे दिया उससे काम चलेगा।
अब हमको एज ए व्यापार दूध करना है तो उसको हमको खनिज मिश्रण, उनकी रिप्रोडक्शन संबंधित तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं अगर हम खनिज मिश्रण नहीं देंगे। यानी जो प्रजनन क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि खनिज मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण है, तो कैसे इसे शामिल करें और क्या है खनिज मिश्रण, किस अनुपात में इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है। गोपाल सिंह है जो जी हेलो किसान से बोल रहे हैं। जी हेलो किसान से बात कर रहे हैं। गोपाल जी, आपने हेलो किसान में ही फोन लगाया है, क्या प्रश्न है आपका? मैंने फोन इसलिए किया था, मेरी एक गाय है। हेलो। हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं हम आपको। गोपाल जी बताएं सवाल। गाय है, गाय को थनेला हो गया है, मैं साल भर से इलाज करवा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। थनेला हो गया गाय को। उसमें क्या है कि गोपाल जी, अगर हम उसको, क्योंकि थनेला में मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि आप जब उसका दूध को जब निकाल लेते हैं, अगर हम उसको दूध के निकालने के बाद हम थोड़ी देर उसको एकदम बैठने न दें ना एनिमल को, तो नहीं बैठती है सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर थोड़ी देर खड़ा रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ये है कि अगर हम विटामिन ई, जैसे मैंने आपको अभी खनिज मिश्रण के बारे में बताया है, अगर विटामिन ई हम उसको 1 ग्राम रोजाना दें करीब 3-4 महीने तक, तो थैलेला रोग का काफ़ी फर्क हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा उसके रिजल्ट आए हैं। और थैलेला की जो क्लिनिकल स्टेज तक हमारा थैलेला नहीं पहुंच पाता है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसका ध्यान जरूर रखें आप गोपाल जी, और किस तरीके से इसका इलाज। उसको मेन तो है कि अडर को ड्राई रखें किसी तरह हम। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस विषय पर चर्चा हमारी जारी रहेगी और आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी हेलो किसान से जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बता दें। हमारा विषय है दुधारू पशुओं में पोषण सुरक्षा और साथ ही भेड़ बकरी पालन से कैसे बढ़ाएं अपनी आय। तो जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि आज के इस विषय में हम सभी बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। आपके कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर जो हम नीचे फ्लैश करें, आप देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें फ़ोन कीजिए और अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएँ। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर कुमार की, जो हम भेड़ बकरी पालन की बात कर रहे हैं एक व्यवसाय के तौर पर, क्योंकि ये हमारे देश की या फिर कहें कि जो किसानों की एक धारणा रही है कि चलिए खेती किसानी कर रहे हैं, 1-2 भेड़ बकरियाँ भी घर में पाल लेते, मतलब इसको इतना महत्व नहीं देते थे। लेकिन क्या अब इसको एक व्यवसाय के तौर पर भी छोटे किसान ले सकते हैं? कितना लाभदायक है ये? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि हमें कोई भी व्यवसाय करना है, चाहे खेती का हो चाहे पशुपालन का हो। अब हमारे सामने क्या समस्या आती है कि हम जो परंपरागत खेती कर रहे थे या परंपरागत पशु पाल रहे थे, इससे आमदनी उतनी नहीं बढ़ती है। तो इसके साथ साथ हमें पशुपालन को भी एक व्यावसायिक दर्जा देना पड़ेगा, चाहे भेड़ बकरी हो चाहे दूसरे पशु हो, क्योंकि अतिरिक्त आय के लिए उसको व्यावसायिक तौर पर हमें आना पड़ेगा। और एक गरीब किसान हो या कोई भी किसान हो, मार्केट को देखते हुए अपनी भेड़ बकरी पालें, मार्केट की आवश्यकताओं के अनुसार नस्ल का चयन करें और नई नई वैज्ञानिक तकनीकों का अपने पशुपालन में समावेश करें। नवा आचारों का, विचारों का उसमें समावेश करें और अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करें। आजकल व्यावसायिक तौर पर यदि हम भेड़ पालते हैं, पहले क्या है, भेड़ को
चरागाह में चराकर पाला जाता था, घर पर उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। लेकिन आज आगे निकलने की, अधिक आमदनी कमाने की जहाँ तक बात है, तो आजकल हम भेड़ बकरी पालन अपने बाड़े पर रखकर ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बाहर इतने अच्छे चारागाह नहीं हैं। जो चारागाह पहले होते थे, आज उनकी स्थिति पहले के मुकाबले काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उन चारागाह के भरोसे पशुओं को पालकर आप आमदनी ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से सभी भेड़ पालकों से, सभी भेड़ बकरी पालकों से ये अनुरोध है कि अब अपने भेड़ बकरी पालन को व्यावसायिक अंदाज में करें, और व्यावसायिक अंदाज करने के लिए आप किसी संस्थान से ट्रेनिंग लेके आएं। चलिए, ट्रेनिंग पर मैं आपसे आगे बात करूंगी, किस तरीके से ट्रेनिंग इसके लिए ले सकते हैं। बाजीराव पेशवा एक हमारे साथ दर्शक है खरगोन मध्य प्रदेश से, आइए बात कर लेते हैं। बताइए बाजीराव जी, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी जी, बताएं, सवाल बताइए। मैम, मतलब कि सवाल ये था कि गाय और भैंस का मतलब कि दूध कैसे बढ़ा सकते हैं, और मतलब कि कैसे मतलब की जानकारी दे सकते हैं। जी, तो आज हमारा कार्यक्रम आप शुरू से देख रहे हैं बाजीराव जी? हाँ सर जी। हाँ, तो फिर तो बिल्कुल आपके इस सवाल का कुछ जवाब तो पहले मिल चुका होगा, लेकिन अब आपने फिर से किया तो एक बार कुछ और बातें हम आप तक पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। त्यागी जी, क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ बाजीराव जी, जैसे कि हमारे जो गाय या भैंस दूध देती है, उसको हम प्रॉपर संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में हम क्या है कि दाना भी दें, भूसा भी दें और हरा चारा भी दें। जब हरा चारा, हम क्या है कि दाना कभी नहीं देते हैं, कभी हरा चारा नहीं देते हैं, कभी भूसा नहीं देते हैं। अगर हम तीनों का मिश्रण हम प्रॉपर मात्रा में दें तो उसे ही हम संतुलित आहार या उसे संतुलित आहार कहते हैं, या राशन, बैलेंस राशन कहते हैं। अब यह है कि जो गाय अब हमारी 10 किलो दूध दे रही है, उसको अगर हम अच्छी तरह से नहीं खिलाएंगे तो उसका दूध प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा, या अगर हम ज़्यादा खिलाते हैं वो भी नुकसान है। मान लो हमारी दूध दे रही है गाय 5 किलो और हम दे रहे हैं उसको 10 किलो का दाना, तो उसमें क्या है कि जानवर में लंगड़ापन आ जाएगा, जानवर में प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जानवर में एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बहुत सारी ना हमको ज़्यादा खिलाना है ना कम खिलाना है, प्रॉपर मात्रा में खिलाना है, संतुलित आहार खिलाना है। अगर हम जब दाने की बात करते हैं, दाने में प्रॉपर प्रोटीन होनी चाहिए, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। प्रोटीन के लिए क्या करना है हमको कि जैसे कि प्रोटीन का स्रोत होता है खल, कोई भी खल आपके पास हो जो सस्ती हो, ये नहीं कि महंगी खली खिलानी है कि ग्राउंडनट केक खिलानी है या मूंगफली की या सरसों की खल। जोन सी सरसों की खल या कोई दूसरी भी खल आपको मिलती हो वो खिलाएं, प्रोटीन का सोर्स है। और ये ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि गेहूँ, मक्की, जौ, ज्वार, वो खिलाएं। और तीसरा चोकर खिलाएं। तो तीनों चीज का 33% खिला के उसको 100% मिला के दाना मिला लेते हैं। फिर उसके में 2% नमक और 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक, उसका हम 100 किलो दाना मिलाएं और 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देंगे तो हमारा प्रॉपर हमारा दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी और हमारा राशन बैलेंस हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। एक कॉल हमारे साथ एक दर्शक हैं जिनका नाम है खेमाराम, जिन्होंने हमें बाड़मेर राजस्थान से ये ईमेल भेजा है। इनका सवाल ये है कि अगर ये भेड़ बकरी पालन करना चाहते हैं तो क्या इन्हें किसी तरह का ऋण मिल सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? देखिए, भेड़ बकरी पालन पर ऋण की व्यवस्था है। इसके लिए जो नेशनल बैंक है, हम तो मुख्य तौर से नाबार्ड की कई बार योजना आती है, और कई बार व्यक्तिगत जो राज्य हैं उनकी पशुपालन के ऊपर कोई योजना आती है, तो नाबार्ड में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करके वहाँ से वो ऋण उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा जो पशुपालन विभाग है राज्य सरकार का, उनके पास भी कई बार योजनाएं आते हैं। जैसे राजस्थान में सखी योजना चली थी, उसमें विधवा महिलाओं को 2 बकरी देने का प्रावधान था, वो निःशुल्क उनको बकरी उपलब्ध कराई जाती थी। हमारे भी भारत सरकार में भी कुछ योजनाएं हैं एससी महिलाओं के लिए, वो SC ST प्रोग्राम में हम उनको निःशुल्क भेड़ और बकरी उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि गरीब किसानों की आय निरंतर बनी रहे। इसके अलावा एक ट्राइबल सब प्लान है जो डूंगरपुर, पाली, दौसा
जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं राजस्थान में या इंडिया में, वहाँ पे भी हम निःशुल्क उनको भेड़ बकरी या खरगोश पालन के लिए कुछ निःशुल्क पशु उपलब्ध कराते हैं और उनको दूसरी और चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जिससे कि वो अपनी आजीविका कमा सकें। तो आपको नेशनल बैंक से इसके लिए संपर्क करना होगा या राज्य सरकार के पशु पालन विभाग से। जी कुमार जी, आपने ट्रेनिंग की बात की थी, यानी कैसे हमारे जो किसान हैं जो बकरी पालन भेड़ पालन करना चाहते हैं वो प्रशिक्षण ले सकते हैं, तो कहाँ से प्राप्त करें? और मैंने ये भी जाना है कि अगर इस तरह का आप प्रशिक्षण लेते हैं, सर्टिफिकेट होता है, तो आपको लोन वगैरह मिलने में भी आसानी रहती है। अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2 संस्थान हैं जो भेड़ बकरियों के ऊपर पूर्ण प्रशिक्षण देते हैं। एक तो बकरी अनुसंधान केंद्र फरा मखदूम में है उत्तर प्रदेश में, दूसरा हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर जो राजस्थान में है। ये दोनों संस्थान 1 दिन से लेके 8 दिन की या 3 महीने तक की हम लोग अलग अलग स्तर से ट्रेनिंग देते हैं। कुछ हमारी निःशुल्क ट्रेनिंग होती है, कुछ में हम किसानों से कुछ नॉमिनल से चार्ज लेके उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अब 1 दिन से लेके जो आगे हम ट्रेनिंग कराते हैं उसके हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं और लगभग 8 दिन की ट्रेनिंग के बाद का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर बैंक थोड़ा सा उनको प्रायोरिटी देता है कि भाई ये आदमी शिक्षित है, ये स्किलफुल आदमी है, ये भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय कर सकता है, तो उस वक्त वो सर्टिफिकेट उनको काम आता है। और ट्रेनिंग हम नीड बेस्ड कराते हैं। जब एक 20 से 25 आदमियों का बैच, किसानों का बैच आ जाता है तो उसके बाद हम ये ट्रेनिंग कराते हैं। जहाँ तक अविकानगर का सवाल है, अविकानगर 2 साल में 2 ट्रेनिंग कराते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के माध्यम से हमारा संस्थान लगातार किसानों को, महिला किसानों को भेड़ बकरी और खरगोश पालन की ट्रेनिंग निरंतर हमारी ये प्रक्रिया है। जी कुमार जी, ये भी बताएं कि क्योंकि अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो अभी जो किसान घरों पर हैं और वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर दूर जो सेंटर्स है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके लिए तो एक तरह की ब्लेसिंग है। तो क्या ऐसे प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ऑनलाइन भी चल रही है? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार 1 से 3 दिन के हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग किसानों से ऑनलाइन जुड़ते हैं, जिसमें हम लोग अपने कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ में रहते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या दूसरे एनजीओ के साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम किसानों को ऑनलाइन उनकी विचार गोष्ठी करते हैं, उनकी विभिन्न समस्याओं के ऊपर उनको विचार विमर्श करते हैं ताकि किसानों को इस महामारी में कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि उनको कोई तकलीफ हो और हम लोग उन तक ना पहुंच सकते हो। ऑनलाइन के माध्यम से हम हर किसान तक पहुंचने का अपना प्रयास करते हैं। ये निरंतर एक प्रक्रिया है और हमारे वेबसाइट पे हमारे नंबर हैं, उसके माध्यम से भी हम किसानों की अलग अलग समस्याओं पर उनकी क्वेरीज का जवाब देते रहते हैं। जी। लक्ष्मण सिंह है जिन्होंने शाजापुर मध्य प्रदेश से कॉल किया है। जी लक्ष्मण जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए प्रश्न क्या है आपका? हाँ जी बताएं, सवाल क्या है लक्ष्मण जी आपका? हेलो जी लक्ष्मण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? लक्ष्मण जी मैं आपसे जी नमस्कार लक्ष्मण जी, आपसे पहले ये अनुरोध है कि आप सुन पा रहा हूं सर। जी पहले आप टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अपना सवाल पूरा करें। जवाब सुनने के लिए आप वापस आवाज कर सकते हैं। तो अब मेरी आवाज आ रही है? जी कर दी, आवाज बिल्कुल बंद कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बताएं सवाल क्या है? सर वो मेरे जो नाम लिखा कि नहीं, वो धन घड़ गलत लिखा है, धन घर है सर वो। ठीक है, हम इसे ठीक करवा देते हैं अभी। वो धन घर है, वो धन घर नहीं है वो। जी 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 ठीक है। अभी मैं ये कह रहा था कि मेरी गाय है जर्सी जी, वो 2 बार तो मैं केड़ा के पास ले गया उसको। अच्छा हेलो जी जी, 2 बार मैंने उसको बीज डलवा दिया ना, फिर पाले आ गई सर वो। तो उसको क्या करूं? क्या जी आप सवाल एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। जी आप सवाल अपना फिर से दोहराइए एक बार। मेरी गाय है जर्सी गाय, वो 2 बार तो मैं केड़ा के पास ले गया उसको। कहाँ ले गया? कहाँ लेकर गया?
सांड के पास। अच्छा ठीक है ठीक है। आने की 2 बार मैंने वो फिर खेड़ा से साधन नहीं, तो फिर मैंने 20 चलवा दिया उसको। अच्छा लक्ष्मण जी, आप ये बताइए, आप अपनी गाय को खनिज मिश्रण या मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं? जी सर। आप अपनी गाय को जो कितना दूध दे रही है गाय आपकी? गाय को 1.5 से 2 लीटर दे रही है अभी वो तो। 1.5 से 2 किलो दे रही है। आप अपनी गाय को क्या खाना खिला रहे हैं? वो सर वो 2 बार तो केड़ा से हो गई सर, यहाँ सांड से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप अपनी गाय भैंस को, मैंने पहले ही बताया था कि खनिज मिश्रण बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जो कि उसकी वजह से उनको प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपकी गाय सांड के पास नहीं जा पा रही तो आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसकी AI कराइए। AI से अच्छा रहेगा। और आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम लोग इस बारे में थोड़ा अनभिज्ञ हैं, हम खनिज मिश्रण नहीं दे पा रहे हैं। खनिज मिश्रण आपको 60 से 70 रुपये किलो बाजार में अच्छा मिल जाएगा, और उसको 40 से 50 ग्राम 1 चम्मच रोजाना जरूर दें। तो आपकी जो प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, वो हीट में नहीं आ रही है या ठहर नहीं रही है, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं भेड़ और बकरी पालन के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर कुमार कि हमारे देश में कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, भेड़ और बकरी पालन जो करना चाहते हैं? देखिए, भेड़ बकरी का सबसे पहले तो हमें उद्देश्य देखना होगा। जैसे कि आपकी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। निसंदेह भेड़ ऊन के लिए पाली जाती रही हैं, लेकिन आजकल भेड़ की ऊन की कीमत थोड़ा कम हो गई है, तो आजकल भेड़ को मांस के लिए पाला जा रहा है। सबसे पहले आपको उद्देश्य तय करना होगा नस्ल का चयन करते वक्त। यदि आप ऊन के लिए भेड़ पालना चाहते हैं, तो ऊन में आप अच्छी नस्ल की ऊन के लिए पालना चाहते हैं, तो उसको आपको वहाँ की जलवायु का ध्यान रखना होगा। और यदि ठंडे प्रदेश की बात करें, तो ठंडे प्रदेश में अच्छी ऊन उत्पादक, अच्छी गुणवत्ता की जो भेड़ नस्लें हैं, उनको आप पाल सकते हैं। जैसे आप बात करें तो चेंगू है, चांगथांगी है, गद्दी है, कश्मीर मेरिनो है, नीलगिरी है, ये अच्छी ऊन, जिनके ऊन के कपड़े बनते हैं, इन भेड़ों को आप वहाँ पे पाल सकते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रल इंडिया, जहाँ की भेड़ों की ऊन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। उनकी ऊन से अच्छी किस्म के नमदे बनाए जा सकते हैं, गलीचे। इसमें आप मगरा, जो हमारे देश की सबसे उच्च क्वालिटी की ऊन देती है, बहुत चमक होती है, उसकी विशेषता है उसकी ऊन में बहुत चमक होती है और उसके बहुत अच्छे नमदे बनते हैं, वो मगरा नस्ल है। उसके बाद मारवाड़ी है, उसके बाद मालपुरा है। ये सब भेड़ नस्लें हैं जो अच्छी गलीचा उत्पादन देती है और साथ ही अच्छा मीट भी देती है, मांस भी उनका अच्छा होता है। यदि आप मांस की बात करें तो सारे दक्षिण भारत की जो हमारी भेड़ों की नस्लें हैं, वो ऊन बिल्कुल नहीं देती है। उनके शरीर पे बहुत कम ऊन या नामात्र की ऊन होती है, बाल होते हैं, वो बहुत उसकी ऊन की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो उसमें आप नेल्लोर है, डकनी है, मद्रास रेड है, तो इन नस्लों को आप वहाँ पे पाल सकते हैं। इसके अलावा आप यदि व्यावसायिक भेड़ पालन की बात करें मांस के लिए, तो आप दुम्बा नस्ल की भेड़ को पाल के अच्छी कीमत कमा सकते हैं। मुजफ्फरनगरी भेड़ को पालकर आप अच्छा मांस और ऊन उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा भेड़ों में पाटनवाड़ी की यदि बात करें, तो यह भेड़ अपने आप में अच्छे दूध उत्पादक है, मांस उत्पादक है, और इसकी भेड़ों की ऊन भी अच्छी गलीचा के लिए होती है। जी, एक ईमेल आया हमारे पास, रामकेश मीणा जी का मेल है, गंगापुर राजस्थान से इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। ये भेड़ पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं कि कैसे करें भेड़ पालन, उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका वो ध्यान रखें, कहाँ से इसकी शुरुआत करें, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, भेड़ पालन का तो विषय 6 बजे से चल रहा है। हाँ। कुछ तो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया होगा। रामकेश मीना जी से मेरा आग्रह है कि वो भेड़ जो गंगानगर के पास है, तो वहाँ की जो आजकल भेड़ ऊन और मांस के लिए दोनों पाली जाती है, उसके लिए वो चोकला, मारवाड़ी, नाली और मगरा, ये भेड़ की नस्ल वहाँ पे रख सकता है।
और जहाँ तक बात है, भेड़ों को आजकल परंपरागत तरीके से भी पाला जा सकता है और बाड़े में रख के भी पाला जा सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपके पास क्या साधन है, क्या संसाधन है, उसको देखते हुए आप भेड़ पालन कर सकते हैं। इसकी प्रारंभिक जानकारी आपको हो तो अच्छा है, नहीं तो आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का एक केंद्र है बीकानेर में, आप वहां से तो 1 या 2 दिन उनके पास रह के वहां पर भी भेड़ पालन सीख सकते हैं। उस क्षेत्र की भेड़ों पर ही काम करें, दूसरे क्षेत्र की भेड़ अपने यहाँ पालकर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, क्योंकि दूसरे क्षेत्र की भेड़ों की आवश्यकताएं कुछ और होती है, वहां के वातावरण कुछ और होता है। तो मेरा अपना मानना है कि आसपास उस क्षेत्र में जो मैंने भेड़ों की नस्लें बताई है, उन्हीं भेड़ों को, अच्छी भेड़ों को, अच्छे पशुओं को रखकर उनकी ठीक से देखभाल कर, उनका वैज्ञानिक प्रबंधन कर वो भेड़ पालन कर सकते हैं। जी, गंगापुर सिटी से ये कॉलर थे हमारे साथ, रामकेश मीणा, माफ कीजिएगा, इनका मेल था। इसी के साथ ही हमारे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इन दोनों विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपका कॉल आए हम तक, यही हमारा प्रयास रहता है, आपके सवालों के हम जवाब दे सकें और साथ ही आपके ईमेल्स को भी हम आगे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं में किस तरीके से आप पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करें और साथ ही भेड़ और बकरी पालन आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहें। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं। गंदरू सिंह है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, गंधर्व सिंह जी। गंधर्व सिंह जी, बताइए। माफ कीजिएगा, फतेहाबाद हरियाणा से हैं आप, बताएं सवाल क्या है? हाँ जी। हेलो जी सिंह साहब, सवाल बताइए। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी गंधर्व जी, ऐसा है पशुओं को मुंह खुर का बीमारी आया हुआ है बहुत ज्यादा। हेलो जी, खुरपका मुंह पका बीमारी आई है आपके पशुओं में? चिकित्सालय मुंह खुर का बीमारी है सर जी। तो वैक्सीनेशन नहीं कराया होगा। हाँ, मुंह पका। अच्छा, मुंह पका, ठीक है। गंधर्व जी, आपने अपने जानवरों का वैक्सीनेशन कराया है? हाँ जी।
आपने FMD का खुरपका मुंह पका का वैक्सीनेशन कराया है, टीकाकरण कराया है? सर ऐसा इधर कोई ना कोई वैक्सीनेशन है ना कुछ है, कोई इलाज बताइए, कोई हम प्राइवेट ही करा लेंगे। देखिए जी, उसका जब तक आप पहली बात तो उसका टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी टीकाकरण नहीं कराया है तो आपके आसपास जो पशुओं के अस्पताल हैं, किसी डॉक्टर के पास ले जाइए और वही आपको ठीक राय देंगे इसके बारे में। और सबसे पहले आपको बता दें कि आपको वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। और अब तो आपके जब हो चुका है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको ठीक से राय देंगे। जी बिल्कुल, पशुओं में खुरपका मुंह पका के जो टीके हैं वो तो मुफ्त में मिल रहे हैं, बस ज़रूरत यह है कि थोड़ा जागरूक रहेगा। मुझे लगता है हमारे जो गंधर्व जी थे इनको इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसको कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? बाकी जो अन्य पशु हैं उनकी वैक्सीनेशन करा आपको कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसी भी आपके आसपास जो भी अस्पताल हैं पशुओं के, आप वहाँ जाइए, पूरी जानकारी लीजिए, कौन कौन से वैक्सीनेशन कब कब होने हैं, उनके बाद पूरी जानकारी होती है, पूरा प्रोग्राम होता है राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। आपको खुरपका मुंह पका के बारे में नहीं, और भी बाकी वैक्सीनेशन जैसे हम अपने बच्चों में कराते हैं ऐसे ही जानवरों के भी होते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप इसका वैक्सीनेशन टाइम कराइए, साल में 2 बार कराइए FMD का वैक्सीनेशन, और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें इस बारे में। जी बिल्कुल, तो बिना सलाह के ना करवाएं, जो बीमारी है भी उसका इलाज कराएं, और अगर अन्य पशु हैं तो उनका टीकाकरण आप अवश्य करवाएं। जैसा कि अभी हमें त्यागी जी बता भी रहे हैं कि मुफ्त में ये तो उपलब्ध है, और बल्कि डोर स्टेप यानी घर तक पहुंच रहे हैं आपके पशु को टीका लगवाने के लिए। आप तक क्यों नहीं पहुंचे और आप इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? ये थोड़ी सी इसलिए हम इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपको जागरूक कर सके। डॉक्टर कुमार, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे जो भेड़ या फिर जो हमारी बकरियां हैं उनका पालन मांस के लिए भी किया जाता है, और तो ऐसे में ख़ास तौर पर जो मांस के लिए प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मांस के लिए मैंने बताया मुजफ्फरनगरी, पाटनवाड़ी और दुम्बा, ये कुछ ज़्यादातर पशुओं को, भेड़ों को ऊन और मांस के लिए पाला जाता है। मेल बच्चे जो हैं उनको मांस के लिए बेच दिया जाता है, और फीमेल को बच्चे पैदा करने और ऊन के लिए रख लिया जाता है। अब बात आती है मांस के लिए अतिरिक्त आहार व्यवस्था की। मांस के लिए जो नस्लें पाली जाती है, जो बच्चे पाले जाते हैं, उनकी आहार व्यवस्था व्यावसायिक तौर पर किसानों को करनी होगी, जिससे कि जल्दी अच्छा वजन मिल जाए। जो वजन उनको 1 साल में मिलना है, प्रयास करें वो वजन 4 से 5 महीने में मिल जाए। तो इस तरह से व्यावसायिक भेड़ पालन करके मांस आप अधिक बना सकते हैं, शरीर उनकी अच्छा भार हो जाएगा। यदि हम अपने प्रयोगों की बात करें तो हमारे यहाँ 6 महीनों पे 44 से 45 किलो वजन भी भेड़ के बच्चों का पहुंचा है। तो इसका पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा शेड्यूल है कि मांस के लिए क्या खिलाई पिलाई करें, ऊन के लिए कैसी आहार व्यवस्था हो। जी डॉक्टर त्यागी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी पोषण के बारे में। तो जो दाना है, जो हम बता रहे हैं कि दाना जो पशु को बिल्कुल जो अनुपात है बिल्कुल सही होना चाहिए, हरा चारा भी दे, भूसा भी दे, मिनरल मिक्सचर भी दे, तो किस तरीके से दाना तैयार किया जाए? देखो, दाना तैयार करने के लिए मैं आपको जैसे बता रहा था कि हमको सस्ता भी हो, जो कि सस्ता भी हो। सस्ते के लिए तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमको महंगा ही सामान उसमें डालना है। जैसे कि 3 चीज़ होती हैं। प्रोटीन की सोर्स, तो प्रोटीन की सोर्स आप मूंगफली खल लेंगे या सोयाबीन की खल लेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी। जो आपके पास खल अवेलेबल है, जैसे कि सरसों खल है, वो उसका कॉस्ट मूंगफली की खल से आधी है, और करीब करीब जो न्यूट्रिएंट्स मूंगफली की खल या सोयाबीन की खल से करीब करीब मिल रहे हैं वो पूरे सरसों खल से मिल रहे हैं। कहीं कहीं तो बल्कि सरसों खल में कुछ अमीनो एसिड या फैटी एसिड और अच्छे होते हैं। और या आपके पास दूसरी कोई खल हो तो हमको 30 से 35% तक हमको अपने 100% में 30 से 35% खल डालनी है, सस्ते वाली खल डालनी है, और जो सी आपके पास अवेलेबल हो। ये नहीं कि किसी ने बता दिया कि आपको सोयाबीन की खली डालनी है तो सोयाबीन की खल डालने के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है और महंगी लानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है, जो सी आपके पास अवेलेबल हो वो डालनी है। और दूसरा बात है कि अन्न
अन्य स्रोत है एनर्जी का। अन्न में जो आपके पास हो, ये नहीं कि मक्की ही डालनी है। मक्की की जगह आपके पास गेहूं हो, जौ हो, ज्वार हो, इनमें से कोई सी भी एक चीज हो या इनका मिक्सर हो आपस में, उनमें से आप 30 से 35% अब अन्न डालना है। उसके बाद इनका फिलर की तरह हमको डालना पड़ता है चोकर या ग्राम या दाल की चूनी, कोई भी एक चीज हो हम उसमें डाल सकते हैं, वो भी करीब 25 से 30% तक। तो इस तरह हमारा ये 100% बन जाता है। और मैं ये कहूँगा कि उसमें भी हमको 2% खनिज मिश्रण तो बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपकी प्रजनन संबंधी समस्याएं, दूध संबंधी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। और 1 किलो नमक, और उसको हम हर 2.5 से 3 किलो के ऊपर दूध के ऊपर 1 किलो दाना डालना है। तो ये दाना डालना है 2.5 से 3 किलो के बीच में, दूध के ऊपर 1 किलो दाना। परंतु उसके ऊपर से हमको हरा चारा और सूखा चारा, हरे चारे में जो कोई बरसीम हो, लोबिया हो, लूसन हो, कोई भी डालना है। करीब 20 से 25 किलो हमको हरा चारा डालना चाहिए और करीब 2 किलो हमको भूसा जरूर डालना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक मात्रा होती है, 1/3, 1/4 हम उसको हरा सूखा चारा देंगे, 1/4 हमको हरा चारा देंगे और 1/4 हम उनको दाना देंगे। तो ये इसकी मात्रा है। तो इससे हमको पूरा एक संतुलित भी हो जाता है, सारे हमको जितने पोषक तत्व मिलने होते हैं वो मिल जाते हैं, और दूध की मात्रा के हिसाब से हम उसको दाना के घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अभी हमें ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद त्यागी जी मैं खनिज मिश्रण के बारे में भी आपसे जानूंगी, क्योंकि आपने कई बार इसका जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे किसान जानना चाहते हैं कि इसको घर पे हम कैसे तैयार कर सकते हैं। क्या बाजार से ख़रीदा हुआ ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई तरह के हम प्रचार भी देखते हैं आजकल। तो फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, इसलिए अभी भी हमारी कोशिश है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम शामिल करें। एक दर्शक है संतोष कुमार, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया। ये सवाल ले लेते हैं। संतोष जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? संतोष जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सवाल बताएं। हेलो जी संतोष जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न बताइए। जी मैम सुना रहे हैं मैम। मेरे भैंस है, मतलब बारी बारी उसके एक न एक थन चटकते ही रहते हैं। नहीं समझ आया संतोष जी। जी अरे भैंस के जो स्तन होते हैं, हाँ, तो
कभी 4-5 रोज बाद एक थन चटक जाता है, उसमें कुछ फिर लगाते हैं अपन, इसके बाद फिर दूसरा थन चटक जाता है। जी, थन में समस्या आ रही है जी। वो संतोष जी, आपको उसमें कोई मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, और आप मैस्टाइटिस के लिए आपको वैसे कुछ डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अदरवाइज मैं आपको पहले भी एक अभी बताया था कि अगर हम उसको विटामिन ई सप्लीमेंटेशन, विटामिन ई खिलाएं रोजाना 1 ग्राम रोजाना, तो ये परमानेंट समस्या दूर हो जाएगी। और उसमें अगर खनिज मिश्रण खिलाएं और उसमें विटामिन ई खुद ही होता है, तो ये भी समस्या। अदरवाइज अगर आपका ज़्यादा आपका चटक रहा है थन, तो आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वो कोई क्रीम या कोई बताएगा, आपको दवाई देगा। वो अब तो आपको, क्योंकि वो स्टेज आपकी वो आ गई है कि आपका थन पट रहा है बार बार, तो आपको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इसके बारे में। जी त्यागी जी, जो मैंने ब्रेक से पहले प्रश्न किया था कि मिनरल मिक्सचर किस तरीके से बनाएं, और क्या इसे रेडीमेड लें या फिर घर पर भी उतना ही इफेक्टिव बना सकते हैं? आपको एक्चुअली क्या होता है कि खनिज मिश्रण में, अब हम जैसे कि अब हम बच्चों को देते हैं बोर्नविटा, उसमें खाली अब वो उसमें 1 या 2 विटामिन से या मिनरल से तो काम चलेगा नहीं। उसमें हम करीब टोटल 13 मिनरल्स होते हैं। और उसमें क्या होता है, बाजार में कभी कभी क्या होता है, सस्ते देने के चक्कर में जो सस्ते वाले मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, वो तो डाल देते हैं। और जो महंगे खनिज तत्व हैं, जिनकी की हमको जरूरत बहुत है, उनको वो डालते नहीं है सस्ता बनाने के चक्कर में। अगर हम आपको अपना फॉर्मूला दे सकते हैं, टोटल 13 उसमें है, और डिफरेंट अमाउंट में भी हो सकते हैं, परंतु अगर हम अच्छी कंपनी का खरीदते हैं, वो करीब 70 से 80 रुपए किलो मिलता है। वो बहुत सारे अच्छे मिलते हैं, तो उसकी अगर हम 70 से 80 रुपए किलो अच्छी कंपनी खरीदें, क्योंकि बहुत सी कंपनियों ने हमारे, खासतौर से मैं NDRA करनाल में था, हम लोगों ने उनको फॉर्मूले दिए हैं, हम लोगों ने उनके खनिज मिश्रण टेस्ट किए हैं, तो वो सस्ते पड़ते हैं। 70 से 80 रुपए किलो में ले सकते हैं आराम से। आपसे कुमार जी, मैं जानना चाहूंगी कि भेड़ की एक नई प्रजाति के बारे में भी सुना है, जो 2 से 3 बच्चे दे सकती है। कौन सी प्रजाति है और कहाँ से हमारे जो पशुपालक उसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आमतौर से भेड़ एक बार में एक बच्चा देती है, लेकिन हमारे ही देश में एक भेड़ है गैरोल, जो 4 से 3, 4, 5 बच्चे भी देती है। लेकिन हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने, हमारे संस्थान ने एक बहुत ही अच्छी भेड़ नस्ल पैदा की है, जिसका नाम अविशान है। यह 3 भेड़ों का कॉम्बिनेशन है, तीनों भारतीय भेड़ों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट एनिमल है, और ये अविशान भेड़, जिसमें पाटनवाड़ी, मालपुरा और गैरोल का कॉम्बिनेशन है। अब ये भेड़ 3 से 4 बच्चे देती है, ज्यादा दूध देती है, और इनके बच्चे की जो सर्वाइवलिटी है वो ज्यादा है। तो किसान भाई एक बच्चा देने की बजाय 2 से 3 बच्चा देने वाली इस अविशान को पाल के अपनी आमदनी को 2 से 3 गुना कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त करें? ये हमारे संस्थान से, अविकानगर से अविशान भेड़ को प्राप्त किया जा सकता है। और हमने लगभग 700 अविशान भेड़ों को देश के अलग अलग प्रांत में अलग अलग किसानों को इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हमने किसानों को दिया है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। डॉक्टर त्यागी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि कैसे दुधारू पशु में जो पोषण सुरक्षा उसे सुनिश्चित किया जाए। और डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भेड़ पालन और बकरी पालन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारे जो दर्शक थे उनके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो इसी के साथ ही आज के लोग के सामने फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है, आइए डालते हैं इस पर नजर। कल का विषय खरीफ फसलों के लिए बीज की उपलब्धता, और दूसरा विषय है सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन व बुआई। जी हाँ, तो ये हमारे कल के विषय हैं। लेकिन अगर आप कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी आप ढूंढने के लिए फेसबुक पर जाए, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, इसे फॉलो करें, अपने सवाल फेसबुक के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ। और इससे आसान तरीका और बता देते हैं, हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
तो फिलहाल आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन अगर आप हमारे पुराने एपिसोड्स देखना चाहते हैं या फिर इस एपिसोड को आपने शुरुआत में मिस कर दिया है, शुरू से देखना चाहते हैं, तो आप YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस इस QR कोड को जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, अपने मोबाइल से अभी के अभी आप इसे स्कैन कीजिए और सीधे आप YouTube पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि YouTube पर भी हमें ज़रूर आप देखेंगे और जो पुरानी जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले जो कार्यक्रम थे उन्हें भी आप देख सकते हैं और आज के इस कार्यक्रम को दोबारा भी देख सकते हैं। बाद में कोई चीज़ आप भूल रहे हैं तो भी आप इस कार्यक्रम को किसी भी वक्त देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग। हाँ, सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।